हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ डिफेंस डीसी। जैसा कि हम पॉलिटी की महाराणा प्रताप सीरीज में लेक्चर 10 तक लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनियन टेरिटरी और शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। तो मैं बच्चों से बोलने वाला हूँ जो भी इनको फॉलो कर रहे हैं लेक्चर्स को, कि देखिए लास्ट लेक्चर में जो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया जो हमने पढ़ा है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। यही चीज़ें हमें दूसरे एस्पिरेंट से अलग बनाती हैं जो हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, और यही हमें एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा एज दिलाती हैं बाकियों के मुकाबले। ठीक है। और देखिए कई लोगों को कभी कभी लगता होगा कि मैं बहुत डिटेल में चला जाता हूँ। देखिए वो डिटेल वगैरह कुछ नहीं है। आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अब दो बार पढ़ोगे आपको ये चीज़ें भी कम लगेंगी उल्टा। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि हमने 70 to 80% पॉलिटी कवर कर ली है, और अभी बस 8.5 घंटे की क्लास हुई है टोटल मिला के, अगर ऐड कर दिया जाए सबको। तो यकीन मानिए इससे छोटा यूट्यूब पे पूरे पे किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, गारंटी से बोल सकता हूँ। और इतना डिटेल में, मतलब इतने कम टाइम में इतने डिटेल में किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा। तो बस आपको बस भरोसा बनाए रखना है। और देखिए अगर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो आप देखिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं, देखिए नोट्स में उनका आंसर लिखा हुआ है कि नहीं, एक बार दोबारा उस टॉपिक को पढ़िए। और ये कई क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आपको जो नहीं होंगे सच में। वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिस के साथ ही आएंगे आपको। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है, बात करते हैं इस वाले लेक्चर की। इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन जुडिशरी या भारतीय न्यायपालिका या भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं उन सब में किस तरह से काम होता है, क्या होता है, उस सब में हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर पे पहली बार अगर आप आए हो तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए। ये बोलने की तो हमें ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। तो पहली बात तो ये इंडियन जुडिशरी देखते हैं क्या है। देखिए ये इंडिपेंडेंट है पहली बात तो ये, और इंटीग्रेटेड है। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारत की जुडिशरी है मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? सारे कोर्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि स्टेट का कोर्ट कोई स्टेट गवर्नमेंट का अलग से है, नहीं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी अपनी, इनका एक अलग सिस्टम चल रहा है। इंटीग्रेटेड है काफ़ी। एक छोटे से कोर्ट से लेकर ऊपर की सुप्रीम कोर्ट तक सब आपस में कनेक्टेड है। न्याय व्यवस्था एक अलग ही तरह की व्यवस्था है जो पूरे देश में फैली हुई है। समझ रहे हो बात को? तीन जो हिस्से होते हैं, लेजिस्लेटिव पार्ट मतलब विधायिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव पार्ट कार्यपालिका जो उन कानून को लागू करती है, और जुडिशरी न्यायपालिका जो उस कानून को इंटरप्रेट करती है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये। एक तरह का यूनिटरी फीचर भी है इंडिया का। क्या, कौन सा फीचर? यूनिटरी फीचर। फेडरल फेडरल फीचर नहीं। फेडरल का मतलब होता है पावरों का बंटवारा, जैसे स्टेट्स में हमने बांट रखा है। यूनिटरी फीचर मतलब इंडिया को एक करे रखना। तो इंटीग्रेटेड फीचर जो मतलब इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है अपनी जुडिशरी का, ये एक तरह का यूनिटरी फीचर भी है। मतलब एक तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ कहीं लिखा तो नहीं हुआ। अच्छा, बात करें भाई साहब, सबसे पहले हाई कोर्ट होते थे। मैं एक बताना चाह रहा हूँ आपको। पहले हाई कोर्ट बनाई, जैसे मैंने लिखा हुआ है हिस्ट्री, तो इसमें लिखा हुआ है रेगुलेटिंग ऑफ 1773। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट बनाया। असली में सुप्रीम कोर्ट क्या, ये हाई कोर्ट ही थे एक तरह के। मतलब ये कोर्ट हायर कोर्ट माने जाते थे सबसे। इनमें जो फैसला हो जाता था वो फाइनल रहता था, क्योंकि अपील करने के लिए कोर्ट नहीं था। तो सबसे पहले 1937 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का आया था, उसमें एक फेडरल कोर्ट बनाने की बात कही। फेडरल कोर्ट। जब फेडरल कोर्ट फिर बना कब? उस एक्ट के बाद 2 साल बाद, मतलब 1937 में फेडरल कोर्ट बना। समझ रहे हो बात को? तब जाके एक बहुत बड़ा कोर्ट आया जो इन सब जो बाकी छोटे कोर्ट थे ना उन फैसलों को भी चैलेंज कर सके। लेकिन 1937 में क्योंकि अपना देश गुलाम ही था, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तो बात ही नहीं है। बाद में जब संविधान अपना लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो उस संविधान लागू होने के 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को उसी फेडरल कोर्ट का नाम बदल क्या कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहाँ पर है ये? दिल्ली में है। जब ये कोर्ट बना था इस वक्त उसमें कितने जज थे? टोटल 8 जज थे। 8 कैसे? एक तो चीफ जस्टिस थे और 7 अदर जज थे। समझ रहे हो क्या बात? चीफ जस्टिस एक, 7 अदर जज, मतलब उस समय कितने जज थे? टोटल 8 जज थे। पहला चीफ जस्टिस कौन बना था भाई? इनका नाम था मिस्टर H.J. कानिया, जस्टिस H.J. कानिया। इनका पूरा नाम है हीरालाल जैकसन दास कानिया। ठीक है। इनको शपथ किसने दिलाई थी? राजेंद्र प्रसाद। तो इससे आप, मैंने ये इसलिए लिख दिया है, कोई पॉइंट तो नहीं है इस बात का, लेकिन अभी से आपके दिमाग में थोड़ा बैठ जाए कि भाई कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मैंने बताया था आपको उस वक्त भी, मैंने बताया था कि नरेंद्र मोदी जी को शपथ किसने दिलाई थी? जस्टिस कहेर। चलो ठीक है, मैं इसलिए बता देता हूँ जिससे आपको याद करने में आसानी रहे फैक्ट्स को। अच्छा, अभी कौन है? शरद आनंद बोबड़े। देखिए ये तो रहे नहीं है खैर, मतलब चीफ जस्टिस नहीं रहे, रिटायर हो गए। अभी के वक्त में एन वी रमन्ना। एन वी रमन्ना अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है अभी के वक्त में। टोटल कितने जज हैं इस वक्त? 31 जज हैं। लेकिन
मतलब इस वक्त टोटल जज तो 31 है, CGI को इंक्लूड करके 30+1, लेकिन असली में टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है इस वक्त? 34 हो सकती है। 34 जज हो सकते हैं, 33 नॉर्मल, मतलब इतने हो सकते हैं, लेकिन है कितने? मतलब असली में जजों की क्या है? कमी है। ठीक है, इस सब के बारे में आगे बात होने रही। तो मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ कितनी होगी इस वक्त? 34 है। मैक्सिमम एज कितनी हो सकती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की? 65 साल। तो इसका मतलब समझिए कि यहाँ पर रिटायरमेंट का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर वो कोई आदमी 50 साल की उम्र में भी जज बन जाए, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हट जाएंगे। जब तक 65 साल तक की एज नहीं होगी उनकी, तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता। ये बात अपने दिमाग में रखिए, समझ रहे हो? अच्छा, अब औरतों की बात कर लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में औरतें भी जज रह चुकी हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, जस्टिस भानुमति थी, ये रिटायर हो चुकी हैं। अभी केवल एक ही फीमेल जज है। देखिए, जज का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के सारे जज बराबर ही हैं, एक उनमें चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस अभी तक एक भी नहीं बनी है। समझ रहे हो बात को? मैं जज की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो टोटल मिला के आज तक 8 फीमेल जज बन चुकी हैं। जिन्हें पहली जज सुप्रीम कोर्ट की बनी थी, उनका नाम था फातिमा बीबी। ये रिटायर हो चुकी हैं। अभी के वक्त में जो है वो है इंदिरा बनर्जी, जो इस वक्त भी हैं, जो मेरे ख्याल से रिटायर हो जाएंगी, या शायद उनकी कम एज होगी तो नहीं होगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, मैं सॉरी सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा हूँ मैं भी अच्छा, बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। इसमें लिखा हुआ शुड बी सीनियर मोस्ट, तो इससे पता चल गया आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन कौन किसको बनाया जाता है? जो सबसे सीनियर होते हैं। अच्छा, ये ऐसा कब आया था? देखिए, एक आया था AOR एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कोर्ट में एक केस चला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया था कि सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। चक्कर है भाई, जुडिशरी पे खतरा हो जाएगा ना अगर ऐसा नहीं किया तो। कहीं सरकार अपने फेवर के लिए किसी अपने आदमी को बना डाले, अपने आदमी को रिकमेंड करे। तो ये सब बहुत क्लैश चला है सुप्रीम, मतलब जुडिशरी के बीच में और सरकार के बीच में हमेशा से बहुत क्लैश रहा है। समझ रहे हो बात? फिर कॉलेजियम का एक सिस्टम आया। देखो सुनो, पहला सिस्टम तो ये सीनियर मोस्ट जज को बनाया जाएगा। ये आपको किस केस के बाद डिसाइड हुआ है? 1993 के AOR एसोसिएशन। AOR का मतलब होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को क्या 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 मतलब है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट होते हैं, मतलब वकील जो होते हैं, उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बोला जाता है। हर कोई लल्लू पंजू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता। उसके लिए उसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम पास करना होता है। ये मैंने आपके लिए ऐसे ही करके बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऑल जजेस। देखिए, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात थी कि सीनियर मोस्ट होंगे सबसे। अब बाकी के जजों को कैसे कौन अपॉइंट करता है? अब अपॉइंटेड बाई किस? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसकी एडवाइस पे? ये उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं चलेगी। यहाँ पे कॉलेजियम की एडवाइस चलेगी। कॉलेजियम का मतलब क्या होता है? कॉलेजियम होता है ग्रुप का मतलब इसमें कौन कौन होता है? एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज। समझ रहे हो बात को? इसमें लिखा हुआ मैंने मिनिमम 4 जज का रिकमेंडेशन चाहिए। मतलब किसी आदमी को अगर जज बनाना है तो ऐसा नहीं कि 1 और 4 कितने हो, टोटल 5, तो 3 लोग बोल देंगे या 2 लोग बोल देंगे तो उस आदमी का नाम रिकमेंड हो जाएगा जज बनने के लिए। जज की बात हो रही है। देखो, चीफ जस्टिस तो सीधी सी बात है, जो सीनियर मोस्ट होगा उसी को बनाया जाएगा, फिक्स है, जो सबसे सीनियर है। अब हम बात करें नॉर्मल किसी को जज बनाना है अगर सुप्रीम कोर्ट का, तो प्रेसिडेंट बनाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंट किसकी सलाह पे बनाएंगे? कौन उनको सलाह देने वाला है? कॉलेजियम में कौन कौन आता है? एक चीफ जस्टिस होंगे और बाकी के 4 कोई सीनियर जज होंगे, वो मिलकर डिसाइड करेंगे। किसी का नाम अगर उनको रिकमेंड करना है तो असली में उसके ऊपर 4 जज सपोर्ट करने चाहिए उस नाम को, कम से कम। ये 5 है टोटल, 5 में से 4 जज का रिकमेंडेशन। ऐसा नहीं कि 3 ने किया तो भी नहीं होगा। तो कॉलेजियम जिसके बारे में बोल देगा वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है, उसी को बनाना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो बात को? उसी को बनाना पड़ेगा। तो इंडिया में ऐसा बोला जाता है अंकल जज वाला केस चल रहा है, ऐसा अपनी जुडिशरी का मजाक उड़ाया जाता है असली में। तो यहाँ पर जज ही जजों को चुन रहे हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो नेपोटिज्म आप सुनते हो कि बॉलीवुड में है, तो ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है कथित तौर पे कि जुडिशरी जो है अपनी इंडिया की जुडिशरी, उसमें सबसे ज़्यादा नेपोटिज्म है। असली में अगर देखा जाए तो आज तक टोटल आज़ादी से लेकर अब तक टोटल मिला के 350 से 400 परिवार के लोग ही जज बनते जा रहे हैं। और आज तक किसी को समझ नहीं आया कि आदमी वकील से जज किस बेसिस पे बनता है। अब तुम खुद सोच समझ सकते हो, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कोर्ट की अवमानना, मेरे पे केस हो सकता है। तो आप समझ सकते हो, मतलब इसका मजाक उड़ाया जाता है। मजाक क्या मतलब, इसका कई लोग अपोज करते हैं, कई रिवॉल्यूशनरी लोग। अच्छा, अब बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम का। कॉलेजियम सिस्टम किस लिए यूज किया था? यूज फॉर अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज। ट्रांसपोर्ट बोल रहा हूँ, अच्छा, ट्रांसफर मतलब हाई कोर्ट के अगर जज का भी ट्रांसफर करना है तो कौन किससे सलाह लेनी पड़ेगी? कॉलेजियम से सलाह लेनी पड़ेगी। कॉलेजियम बताएंगे इस हाई कोर्ट के जज को यहाँ कर दो, इसको यहाँ। ठीक है, तो हाई कोर्ट के जज जो हैं उनको उनकी मर्जी के बिना उनको ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ रहे हो क्या बात?
अभी जैसे कोई राजस्थान के हाईकोर्ट के जज हैं, उन्हें तमिलनाडु भेज सकते हैं, उनकी मर्जी का, ऐसा नहीं कि वो कहेंगे तभी उनको भेजा जाएगा। ये बात भी आप याद रखिए। अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद चीफ जस्टिस के लिए तो सिंपल सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का एक बार अगर कोई जज बन गया, उस वक्त में अगर कोई वैकेंसी है, अगर वो सबसे सीनियर जो भी है उनमें, वो बन जाएगा। चीफ जस्टिस के बारे में क्लियर रखो। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की बात कर रहे हैं अपन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? टोटल कितने 34 जज हैं, एक CJI, 33 जज, मतलब हो सकते हैं, लेकिन अभी के वक्त में कितने 31, एक CJI और 30 जज। ठीक है, बात करें क्या क्वालिफिकेशन। जैसा कि आपको पता है, अटॉर्नी जनरल बनने के केस में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मैंने बोला था कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो क्वालिफिकेशन है वही चाहिए उस केस में भी। तो क्या थी वो, 5 साल तक या तो कोई किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों, किसी हाई कोर्ट के जज 5 साल तक लगातार, या किसी एक हाई कोर्ट के या किसी 2 में लगातार, मतलब अगर 2 में भी रहें 3 में रहें, पर लगातार रहनी चाहिए 5 साल तक मिला के, मतलब जैसे एक में 2 साल, दूसरे में 3 साल, तो हो गई टोटल 5 साल। ठीक है, या 10 साल एडवोकेट रहे हों किसी हाई कोर्ट के, 2 या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट, समझ रहे हो, 10 साल तक, या तो 10 साल उसमें वकालत की हो किसी हाई कोर्ट में, या 5 साल वहाँ के जज रहे हों। अच्छा, या कोई जो पर्सन है, तीसरा एक क्वालिटी है, पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, मतलब प्रेसिडेंट के ओपिनियन में कि एक एक्सपर्ट होना चाहिए, या राइटर ऑफ लॉ, या एमिनेंट ज्यूरिस्ट होना चाहिए। कुल मिला के राइटर का मतलब, ये राइटर हटाइए, एमिनेंट ज्यूरिस्ट लिखिए, तो मतलब वही प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक आदमी क्या होना चाहिए, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, कि भाई ये आदमी लॉ का बहुत बड़ा जानकार है। ये 3 बार, मतलब इनमें से कोई एक भी चलेगी, 5 साल या तो हाईकोर्ट जज, 10 साल या एडवोकेट, या ये, लेकिन ये तीसरी वाली जो आज तक कभी यूज नहीं हो पाई। भाई सीधी सी बात है, कैसे यूज हो सकती है? अगर प्रेसिडेंट किसी को बना भी चाहें, कॉलेज में मना कर देगा उसका, ये यूज हो भी नहीं सकती है असली में देखा जाए तो। अच्छा, जज बनने के लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है, ये बात बड़ा याद रखना। कोई आदमी कितनी भी छोटी उम्र में जज बन सकता है, समझ रहे बात, कोई मिनिमम एज नहीं है। मैक्सिमम एज पता है 65 साल। ठीक है जी, सारे जज हों उनको प्रेसिडेंट तो ओथ दिलाते हैं, वो अपना रिजाइन भी प्रेसिडेंट को ही करेंगे, अपॉइंट उनको प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनको पार्लियामेंट क्या कर सकती है, रिमूव कर सकती है, हटा उनको पार्लियामेंट सकती है। क्यों हटा सकती है और कैसे हटा सकती है, इसके बारे में भी आगे बात हम करने वाले हैं, समझ रहे हो बात। अच्छा, एक सेकंड, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ, ये आपको पता है ना, 28 जनवरी 1950 को बना था सुप्रीम कोर्ट, 26 जनवरी नहीं, 2 दिन बाद उसके। भाई काम और काम धंधे भी तो होते हैं ना सरकार के पास। ठीक है तो बात करें, इसको भले आप याद रख सकते हो, वैसे कोई पूछता नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी होती है, 2,80,000। अदर जज की 2,50,000। इनको रिटायरमेंट के बाद जितनी इनकी सैलरी होती है उसका आधा पेंशन मिलती है। और हाँ, एक ये और चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदमी जज बना चुका है, चीफ जस्टिस हो या नॉर्मल जज हो, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जज बन चुका है, वो किसी भी कोर्ट में रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकता, किसी भी कोर्ट में वकील का काम नहीं कर सकता वो। सीधी सी बात है यार, वो अगर किसी वकील बन जाएगा तो हो सकता है ना एक तरफा केस हो जाए, एक सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायर्ड जज है वो कहीं केस लड़ रहा है तो उसी की बात मानेंगे ना, इस तरह से, मतलब इसलिए ये एक प्रोविजन हटा ही दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को अगर हटाना है, किसी भी जज को है ना, तो किस तरह से हटाएंगे, ये आर्टिकल 124 में दिया हुआ है। ठीक है, भले इसको आर्टिकल को याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन किस लिए हटाया जाता है, प्रूव्ड बिहेवियर और इनकैपेसिटी, या तो कोई इन्होंने मिस बिहेवियर किया है या वो इनकैपेबल हैं। ठीक है, तो ये रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लेकिन इसको लाने के लिए इस रेजोल्यूशन को भी, समझ रहे बात को, अगर लोकसभा में लाना है ये रेजोल्यूशन, ये बिल पास करना पड़ेगा ना, पहले लोकसभा से, फिर राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे उस पर, तब वो उनको हटा हुआ माना जाएगा। लोकसभा में लाना है तो कम से कम 100 MP को उस नोटिस, उस रेजोल्यूशन पे साइन होनी चाहिए। राज्यसभा में कम से कम 50 MP, ये लाने के लिए बात हो रही है। ठीक है, मतलब उठाना काफ़ी कठिन है सुप्रीम कोर्ट के जज को। अच्छा, देन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे, जो भी जिस भी हाउस में लाया है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जो चेयरमैन होते हैं वहाँ के, वो क्या करेंगे, एक 3 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करेंगे। किस लिए अपॉइंट करेंगे, ये चेक करने के लिए कि सच में भाई जज ने मिसबिहेवियर किया है, इनकैपेसिटी है या नहीं है। उस 3 मेंबर की कमेटी में कौन कौन होगा, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट, कोई लॉ का कोई बहुत बड़ा जानकार। ये कौन होते हैं, एक्टिंग जज होते हैं, जो इस वक्त में भी होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। समझ रहे हो बात को, हटाना कितना टफ है। किसी को अगर हटाना चाह रहे हो तो उस सुप्रीम कोर्ट का जज ही एक उसी के साथ वाला कोई उस मेंबर कमेटी में भी होगा, मतलब बेसिकली हटाना बहुत मुश्किल है किसी को भी। ये किस लिए होती है 3 मेंबर की, फॉर चेकिंग मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, कि भाई सच में कोई गलती की है या नहीं। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तब जाके फिर वो उस पर वोटिंग की जाएगी। उसके बाद क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी। मैंने आपको बताया है सिंपल और एब्सोल्यूट तो 50% वाली होती है, स्पेशल और इम्पीचमेंट होता है 2/3। तो इस स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है,
2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, लेकिन वो 2/3 ऐसा नहीं कि टोटल स्ट्रेंथ की 50% से कम हो जाए। आपको याद हो, अगर आपको याद नहीं तो अपने नोट्स खोल के देखो पीछे, स्पेशल मेजोरिटी आपको याद हो जाएगी। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, पास करो उसमें, फिर अगले हाउस में जाएगा, वहाँ स्पेशल मेजोरिटी, देन जाके उनको हटा हुआ माना जाएगा। समझ रहे हो बात को, प्रेसिडेंट जब उसको पास कर देंगे। क्या ऐसा कभी हुआ है? देखिए आज तक कोई जज इस केस में हटाया तो नहीं गया, लेकिन एक बार 1992 में एक जस्टिस थे, उनका मतलब जज थे, उनका नाम था जस्टिस वी रामास्वामी, उनके ऊपर ये केस चला था, लेकिन हटाया क्यों नहीं गया? क्योंकि उन्होंने अपना ये प्रोसेस होने से पहले ही रिजाइन कर दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया। किसको इस्तीफा देते हैं? प्रेसिडेंट को, ये तो आपको याद होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है अपना? बात करते हैं किस तरह से इंडिपेंडेंट। देखिए अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होला? कॉलेजियम। और से ज़्यादा क्या इंडिपेंडेंस चाहिए? खुद ही अपॉइंट कर रहे हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर 65 साल, मतलब यहाँ पे मैंने आपको कई 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 बॉडी बताई होंगी जिनमें बोलते हैं हम कि ये 6 साल तक रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। लेकिन यहाँ कोई 6 साल का केस नहीं है, अगर 50 की उम्र में भी आदमी लग गया तो 15 साल तक रहेगा वो। समझ रहे हो बात को? उसको हटाना, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आदमी उसके नीचे बैठा हुआ है, नहीं, जब तक उसकी एज 65 साल नहीं हो जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे कि कई कई साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, क्योंकि उनकी जब एज 65 साल हो जाएगी तब जाके इसको हटाया जा सकता है। तो बाकी के जज भले ही रिटायर हो जाए, उन 65 की उम्र उनकी हो चुकी है, वो नहीं बन पाएंगे। कोई आदमी अगर बैठा हुआ है बहुत कम एज से, ठीक है, बैठे हुए कम एज वाला कैसे बैठ सकता है? जैसे रूल ही क्या है, 65, मतलब सीनियर मोस्ट तो वो बनेगा चीफ जस्टिस। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का जज किसको तभी हटाया जाता है जब 65 साल की एज हो जाएगी उनकी पूरी। अच्छा, कंडक्ट ऑफ जज कैन नॉट डिस्कस, जज जो भी काम कर रहे हैं वहाँ उससे पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। अच्छा, कैन नॉट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, सीधी बात है। सुप्रीम कोर्ट के जज को मैंने अभी बताया था कि वो रिटायरमेंट के बाद कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू अपॉइंट ओन स्टाफ, खुद का स्टाफ खुद अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले। समझ रहे बात को? अच्छा, एक्सपेंडिचर कम्स फ्रॉम CFI, ये मैं आपको याद होगा जब मैंने आपको बजट बताया था, उसमें बताया था कि एक तो होता है एक्सपेंडिचर मेड अपॉन, सॉरी मेड फ्रॉम CFI, एक होता है चार्ज्ड अपॉन। तो जो चार्ज्ड अपॉन वाला क्या होता है, जिसके ऊपर कोई वोट नहीं की जा सकती, जो जो जरूरी खर्चा होता है, तो वहीं से जो चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की खजाने से जो खर्चा आता है उसके ऊपर कोई डिस्कस भी नहीं हो सकता, खूब खर्चा कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, जैसे मैं कभी कंटेम्प्ट की बात कर रहा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129 में लिखा हुआ है, इसे याद रख लो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? कोर्ट की कुछ किसी बात को ना मानना या कोर्ट की बेइज्जती करना, अवमानना करना, इस केस में कोर्ट पनिश कर सकता है उस आदमी को। तभी तो बोलते हैं कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, वो कहता नहीं 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 किया है मैंने। सब डरते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अच्छा, ये किस में लिखा हुआ? आर्टिकल 129, और कहीं नहीं, बस आर्टिकल 129 इसी के लिए। अच्छा, जुरिडिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड, ये कैन नॉट है यार, कि इसका जो क्षेत्राधिकार है उसको हटाया नहीं जा सकता, कि ऐसा नहीं कि पहले कहीं था पहले नहीं था। ठीक है, अच्छा, ये हो गया ना। बात कर लेते हैं, अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, उन सब ये साइड में जो मैंने ऐड की हुई हैं फालतू में। इन बेटा देखो, तुमको बहुत अच्छे नोट्स बनाने, मेरी तरह नहीं कि मैंने ये फालतू के बॉक्स वॉक्स ऐड कर दिए हैं, ये सब ऐसा नहीं, तुमको अच्छे नोट्स बनाने हैं, जिस सीक्वेंस में बताते जा रहा हूँ उस सीक्वेंस में ही बनाने हैं। अच्छा, आप जुडिशल देख सकते हैं क्या क्या सुप्रीम कोर्ट करता है। जो आदमी जो काम करता है वो उसके क्षेत्राधिकार होता है। जुडिशल मतलब होता है क्षेत्राधिकार। देखिए, ये होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जो आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या काम करता है? अगर दो लोगों के बीच दो, देखो लोगों, सुप्रीम कोर्ट है इतना बड़ा है, किसी दो आदमियों केस तो लगेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट किन कामों के लिए होता है? अगर किसी दो सरकारों के बीच में डिस्प्यूट हो, या कोई आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट गया हो। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कब जाते हैं? हम रिट के केस में, या तो दो गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, दो राज्य सरकार या सरकार और सेंटर के बीच में किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डिस्प्यूट हो, तो उस केस में क्या है, ये सब असली काम है सुप्रीम कोर्ट का। अगला है रिट जुरिडिक्शन, जब फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होता है, आर्टिकल 32 में हम जा सकते हैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। HMPCQ, हबीस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्सियरी और कोवरंटो, 5 होती है ना डेट। अच्छा, अगला है एपीलेट जुरिडिक्शन। देखिए आपको पता होगा, अपील करता है ना आदमी, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, उससे अगर फैसला नहीं आया, उससे उसका मज़ा नहीं आए, हाई कोर्ट, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। तो अपील के थ्रू भी आदमी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। समझ रहे बात को? ओरिजिनल जुरिडिक्शन, रिट और अपीलेट जुरिडिक्शन। एक होता है रिवाइजरी जुरिडिक्शन, आर्टिकल 137, इसका आर्टिकल याद रखो। रिवाइज जुरिडिक्शन क्या होता है? आर्टिकल 137। और एडवाइज जुरिडिक्शन क्या होता है? आर्टिकल 143। ये भी याद रखना है। देखते हैं क्या है इनका मतलब। रिवाइज जुरिडिक्शन मतलब है
कि सुप्रीम कोर्ट खुद के फैसले को भी रिव्यू कर सकता है। पहले कोई फैसला दिया है ना, उसके अपोजिट में भी फैसला दे सकता है अगली बार, खुद के फैसले कि भाई नहीं, इस फैसले में हम पे गलती हो गई थी। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ही चेंज कर सकता है, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं कर सकता देखा जाए तो। अच्छा, तो इसे बोलते हैं रिवाइज जुडिक्शन। एडवाइज जुडिक्शन कि प्रेसिडेंट कोई एडवाइस ले सकते हैं, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। भाई अगर लॉ के मामले में सरकार को कोई जानकारी चाहिए या प्रेसिडेंट को कोई चीज़ चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, लेते रहते हैं प्रेसिडेंट, तो वो सबसे किससे पूछेंगे? सबसे ज़्यादा लॉ के जानकार तो भाई सुप्रीम कोर्ट में ही बैठे हुए हैं, वहीं सलाह लेना सबसे बेस्ट है। इसे बोलते हैं एडवाइज जुडिक्शन कि एडवाइस देने के काम भी आता है सुप्रीम कोर्ट सरकार को। ये कहाँ से लिया हुआ है हमने एडवाइज जुडिक्शन? कनाडा से। ये है इंपॉर्टेंट चीज़। एडवाइज जुडिक्शन जो है हमने अपने संविधान में कहाँ से लिया है? कनाडा में होता था पहले ये। अच्छा, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में, अगर कोई भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014, जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई थी। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब यहाँ पर जज ही जजों को चुन रहे हैं, इस बात का काफ़ी मजाक उड़ाया जा सकता है। तो भाई गवर्नमेंट ने आगे कोशिश की, मोदी गवर्नमेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया 2014 ठीक है। उसके लिए उन्होंने बनाई एनजेसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए एक अपॉइंटमेंट कमेटी होगी। कॉलेजियम सिस्टम जो होता है ना, उसको रिप्लेस कर दिया। असली बताऊं तो जो कॉलेजियम वाला सिस्टम है उसको हटाने का सोचा। बोलेंगे इसमें कौन कौन होगा? एक तो चीफ जस्टिस को रखेंगे, 2 सीनियर मोस्ट जज को रखेंगे, ठीक है, एक लॉ मिनिस्टर जो कानून मंत्री हैं, और 2 एमिनेंट पर्सन। समझ रहे हो बात को? 2 कानून के बहुत सारा जानकार। मतलब जो भाई कॉलेजियम में क्या क्या होता है? एक सीजीआई होता है, 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। यहाँ पे क्या है? एक सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट जज, एक कानून मंत्री और 2 एमिनेंट जूरिस्ट, मतलब एमिनेंट पर्सन। एमिनेंट का मतलब होता है लॉ के फील्ड। अब देखो, अब ये तो समझ आ रहा है कि सीजीआई और सीनियर मोस्ट जज कौन है और लॉ मिनिस्टर कौन है, इनको ये सब 2 एमिनेंट पर्सन कौन कौन होंगे। उसके लिए भी 2 एमिनेंट पर्सन को चुनने के लिए एक कमेटी बनेगी 3 लोगों की। इसमें एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक होंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर और एक लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन में आपको पहले बता चुका हूँ पार्लियामेंट में, कि जो भी उस पार्टी का मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ का? लोकसभा वाले अपोजिशन की बात हो रही है। जैसे अभी लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने राफेल वाला मुद्दा उठाया था। क्योंकि आप याद करो, जब मैंने आपको फाइनेंशियल कमेटी बताई थी, उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी थी, सब जिसमें 22 मेंबर थे, 15 + 7 लोकसभा और राज्यसभा से। उसके जो चेयरमैन है वो अपोजिशन से ही बन सकते हैं, याद है ना? तो अधीर रंजन चौधरी ने राफेल वाला मुद्दा उठाया था। ये 3 लोग मिलके ये 2 को चुनेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कानून बन गया था, मतलब बना दिया था, पास हो गया, बढ़िया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। समझ रहे हो जुडिशियल रिव्यू कितना पावरफुल है? सुप्रीम, अब देखो सरकार तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार अपनी मर्जी से किसी को लागू करती थी। इसमें आप बताइए, इसमें कोई कमी तो नहीं थी। एक चीफ जस्टिस है, 2 सीनियर मोस्ट जज भी है, एक लॉ मिनिस्टर है, 2 एमिनेंट पर्सन है। इनको चुनने के लिए भी ये 3 लोग चुन रहे हैं। भाई लीडर ऑफ अपोजिशन भी तो है, लेकिन इसे भी वर्ड डिक्लेयर कर दिया। ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल तो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब कई लोग पूछते हैं तो भाई क्या सही है क्या कॉलेजियम का सिस्टम? देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह सकता खैर इस मामले में, लेकिन कथित तौर पर ये सही तो नहीं है। कथित तौर बोल रहा हूँ मैं, ऐसा लोग कहते हैं, सही नहीं है। एलिजली ये सही नहीं है। बाकी जानकार लोग जाने कि भाई मतलब इंडिया में जज ही जजों को चुन रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या मतलब है। बट सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर इट वाइड, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने वाइड डिक्लेयर क्या क्या बोल के डिक्लेयर किया? कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। मैंने आपको बताया ना केशवानंद भारती केस में क्या बोला था? कुछ भी चेंज करो, बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करनी होनी चाहिए। और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में आती है। तो ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को हार्म कर रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अच्छा, तो बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के। अच्छा, ये हो गया, हमने देखा ये पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है उनके पास। इसकी जो पावर हमने देखी थी कितनी भयंकर पावर है। लास्ट होता है एक और है इनका, लास्ट 6, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ए कोर्ट वूज प्रोसीडिंग्स आर रिकॉर्डेड एज अवेलेबल एज एविडेंस ऑफ फैक्ट। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो है उसकी एक अलग वैल्यू होती है। अब जैसे कोई दूसरा केस हो रहा है, चाहे किसी सुप्रीम कोर्ट में ही हो रहा है, चाहे किसी हाई कोर्ट में हो रहा है, और किसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई ऐसा ही केस था जिसमें कुछ फैसला सुनाया हो, तो उसमें बोल सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट से कि देखिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया था, तो असली में उस फैसले की कुछ वैल्यू है, वो वैसा ही फैसला दोबारा सुनाया जा सकता है। मतलब ऐसा हम बोल सकते हैं कि सर वैसा ही फैसला सुना हुआ, पहले आपने इस वजह से इस तरह का एक केस आया था। तो कुल मिला के जितने भी फैसले सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं,
अच्छा ठीक है। और तो अच्छा ठीक है, अभी ये देखते हैं कि इनके टेनर के बारे में देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, बेटा देखो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जज में कन्फ्यूज होता है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज ही चीफ जस्टिस है, उनमें से एक ही बनता है, जो सीनियर मोस्ट होता है वो बन जाता है। इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो बस सुप्रीम कोर्ट के जज पर ध्यान दो, कैसे कॉलेजियम से वो बनते हैं, कैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी आई थी 99th। इसको ऐसे याद रख सकते हो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, भाई ये 99% बन गया था ये कानून, बस लास्ट में जाके वो 1% पे बोलते हैं ना कि 99% तो हो गया है, लेकिन 1% में नाटक हो गया, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने 1% वाला नाटक कर दिया, लास्ट में नहीं बन पाया कुल मिला के। अच्छा टेन्योर की बात करते हैं। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि 65 साल, लेकिन उस 65 साल से पहले वो चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। किसको? प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकते हैं। अच्छा कैन बी रिमूव बाई प्रेसिडेंट ऑन पार्लियामेंट्री रिकमेंडेशन, वही है। अभी जैसे हमने देखा ना 100 MP आ रहे हैं, 50 MP, वो पार्लियामेंट तो रिकमेंड कर रही है, तो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। कैसे? पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन, वही स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया। अच्छा प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ वैकेंट एब्सेंस ऑफ CBI। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, उस वक्त में नहीं बन पा रहे हैं कोई, मतलब थोड़ा नहीं बन रहे हैं किसी वजह से और ज़रूरत है, तो उस वक्त में कोई एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। अच्छा एक होता है एड होक जजेस का कंसेप्ट। एड होक का मतलब होता है, देखिए किसी भी जगह दुनिया की कहीं पे भी एड होक लिखा हुआ उसका मतलब होता है टेम्परेरी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए प्रेसिडेंट तो खैर एक्टिंग CGI बना सकते हैं, अगर CGI नहीं है कहीं वैकेंट है, किसी जज को कि भाई तुम बन जाओ, तक जज को ही बनाएंगे ऐसे, ऑब्वियसली किसी रोड चलते आदमी को बनाएंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसी जज में से ही बना देंगे, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं नहीं है, छुट्टी पे है या बीमार है, कुछ भी है। एड ऑफ जज की बात करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया है वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी हाई कोर्ट के जज को। अगर कोई हाई कोर्ट का जज है उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए। और कैसे बनाएंगे? जिसके पास क्वालिफिकेशन होगी। क्वालिफिकेशन क्या? सुप्रीम कोर्ट जाए 5 साल जो कोर्ट का, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि मतलब वो जो क्वालिफिकेशन है कि 5 साल कोई आदमी हाई कोर्ट का जज है तो बन सकता है, तो ऐसा नहीं कि 5 साल तो बहुत सारे लोग जज रह चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज सब थोड़ी है। देखिए 31 जज हैं टोटल मिला के, लेकिन असली में 5 साल हाई कोर्ट के जज रहने वाले लोग भी हजारों होंगे कम से कम देश में। तो कोई उनमें से जिनकी जो क्वालिफिकेशन फुलफिल करता हुआ उसमें से लेके टेम्परेरी पीरियड के लिए जज बना सकते हैं, अगर ज़्यादा केस हैं काम संभालने के लिए, उसे बोलते हैं एडॉक जज। अच्छा और क्या है? CGI कैन इवन रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर बीइंग टेम्परेरी। हाँ CGI एक उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब से कि भाई साहब एक कोई पुराना रिटायर्ड अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है या कोई हाई कोर्ट का पुराना रिटायर्ड जज है उसको भी बनाया जा सकता है टेम्परेरी काम के लिए। अच्छा ये तो आपको पता ही है कि जितने भी ये टेम्परेरी अपॉइंटमेंट हैं ये किसकी कंसेंट पे किए जाएंगे? प्रेसिडेंट की, केवल प्रेसिडेंट। और हाँ वो मतलब जो आदमी जो जज बनना चाहता है वो तो उसकी कंसेंट तो होगी ना, किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी बना सकते हैं भाई, किसी का मन नहीं है तो। अच्छा ये आपको समझ आ गया? तो ये हमने इसके बारे में हमने जाना, तो ये था क्या। और हाँ इसको आप लिख सकते हो कि लॉ मेड बाई सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इस जगह लेके लॉ मेड बाई जुडिशरी। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट भी कई कानून बना देता है, ये सरकार का काम तो है ये कानून बनाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कई कानून बना देता है कि ऐसा कैसा होगा। तो जो कानून जुडिशरी बना देती है उसे कौन सा लॉ बोलते हैं? केस लॉ या कॉमन लॉ। वो उसकी वैल्यू बिल्कुल पार्लियामेंट के बराबर बनाया गया कानून से ही है, उसको कौन सा लॉ बोलते हैं? केस लॉ या कॉमन लॉ। तो कोई पूछे केस लॉ कॉमन लॉ क्या होता है? जुडिशरी के द्वारा बनाया गया कानून, उसको केस लॉ या कॉमन लॉ बोलते हैं। अब देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में। सबसे पहला हाई कोर्ट कलकत्ता का हाई कोर्ट है। टोटल कितने हाई कोर्ट है? 25। तो देखिए एक सुप्रीम कोर्ट, 25 हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो पता नहीं कितने हैं। अच्छा ए सिंगल हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट बाई पार्लियामेंट, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलता है, आर्टिकल 231 में लिखा हुआ है। देखिए मैंने आपको जब बोला था यूनियन टेरेटरी पढ़ाया था, उसमें लिखा था मैंने कि किसी यूनियन टेरेटरी खुद का हाई कोर्ट हो सकता है या उसे पास वाले स्टेट के हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। ये किसमें लिखा होता है? आर्टिकल 241। ये किसमें है? 231 के। 2 स्टेट के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ हाई कोर्ट है अकेला, ठीक है। ये आर्टिकल 241 में लिखा था यूनियन टेरेटरी वाला, ये 231, 31 41 ऐसा लग रहा है ना, तो इसको याद रखने के लिए बोला है, बताया मैंने। अच्छा 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था इसमें, आपको याद हो तो। लिंग्विस्टिक ऑफिसर अपॉइंट करने की बात की थी। खैर आप इसकी मैं अलग से एक क्लास लेने वाला हूँ, लेकिन आपको याद होना चाहिए। और हाँ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कुल मिला के बहुत सारे काम हुए थे, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं किस तरह से हाई कोर्ट बने थे। तो अंग्रेजों के टाइम पे एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाए थे वो 1861 में, उसके तहत हाई कोर्ट बनाए थे। सबसे पहले 1862 में क्या बनाया था? कलकत्ता, बॉम्बे, फिर मद्रास। देखिए CBM
कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये इनका ऑर्डर है। सबसे पहले कलकत्ता का हाई कोर्ट बना, फिर बॉम्बे का, फिर मद्रास का। 1862 में ही बन गए थे, लेकिन एक्ट आया था 1861 में। ये 17 जुलाई को, 14 अगस्त को और 15 अगस्त को ऐसे करके बने थे। मैं अभी जैसे बोलूँ कि एक हाई कोर्ट की बेंच यहाँ पे, बेंच का मतलब है ब्रांच। जैसे राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो है तो जोधपुर में, लेकिन उसकी एक बेंच कहाँ पे है? जयपुर में, मतलब एक ब्रांच उसी की। हाँ, एक बात याद रखना कि राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है, जयपुर में नहीं है। अच्छा, बात करते हैं कई सारी यूटी जो हैं। मैंने बोला था ना आर्टिकल उसमें 141 में क्या लिखा हुआ है, सॉरी 241 में, अगर कोई यूनियन टेरेटरी का खुद का हाई कोर्ट नहीं है तो उसे किसी पास वाली स्टेट के हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। तो आपको पता है अंडमान निकोबार के लिए कोई खुद का हाई कोर्ट नहीं है, वो कलकत्ता के हाई कोर्ट में ही आती है, वेस्ट बंगाल वाले में। चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी है ना भाई, चंडीगढ़ उनका तो है ही है, उनकी राजधानी तो है ही है पंजाब हरियाणा, लेकिन खुद में आपस में क्या है यूनियन टेरेटरी, उसका वो पंजाब हाई कोर्ट ही है। ठीक है। दादर नागर एंड दमन एंड दीव ये बम्बई के हाई कोर्ट में आते हैं, कि बम्बई के ज़्यादा पास में है ये बॉम्बे हाई कोर्ट जो है। अच्छा, बड़ा ऐसे देखिए ये खैर कोर्स की बात नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, उस वक्त काफ़ी राज्य बनाए गए थे। तो आपको एक बात बता दूं कि उस वक्त एक राज्य था जिसका नाम था बॉम्बे। बड़ा बॉम्बे, ये बम्बई का नाम तो बाद में पड़ा है, पहले एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम क्या था? बॉम्बे। और बॉम्बे बाद में दो हिस्सों में बांटा गया है। कोई बता सकता है बॉम्बे से बिखर के कौन कौन से दो राज्य बने हैं? पास पास में ही है। एक तो महाराष्ट्र बना है, दूसरा कौन सा राज्य था जिसे बॉम्बे से बनाया गया था महाराष्ट्र से अलग करके? कमेंट सेक्शन में उत्तर देना, चलो मैं नहीं बता रहा। ठीक है। अच्छा, देखो बेटा तुमको खैर पता होगा नहीं, और तुम भी इतने आलसी, तुम सर्च नहीं करोगे, तो मैं ही बता देता हूँ। महाराष्ट्र और गुजरात पहले एक ही राज्य था जिसको बड़ा राज्य बोलते थे बॉम्बे। चलो उसे छोड़िए, अभी तो मैं आपको इतना बोल रहा हूँ दादर नागर जो और दमन दीप जो यूनियन टेरेटरी जिसका नाम है वो किस में आती है? बॉम्बे में, बॉम्बे वाले हाई कोर्ट में। लक्षद्वीप जो है वो केरल के ज़्यादा पास में है। लक्षद्वीप यार सीधी सी बात है, जब इंडिया का जोग्राफ वो नक्शा इधर की तरफ पड़ता है लक्षद्वीप, यहाँ पे केरल है साइड में, सीधी बात है केरल के बहुत पास में, इसलिए केरल के हाई कोर्ट में डाल दिया लक्षद्वीप को। अच्छा, पुडुचेरी मद्रास के पास, पुडुचेरी इधर की तरफ है, मद्रास के पास डाल दिया। दिल्ली और जम्मू कश्मीर का खुद का हाई कोर्ट है। देखिए वैसे दिल्ली का ही खुद का हाई कोर्ट है, अब तो जम्मू कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरेटरी बन चुकी हैं, तो वो जो एक ही हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों यूटी का हो गया। असली में दिल्ली एकमात्र ऐसी यूटी है जिसका खुद का अकेले का हाई कोर्ट है, किसी कोई यूटी भी उसमें शामिल नहीं है। ठीक है। बात करें अमरावती, आंध्र प्रदेश का है, आपको पता होना चाहिए, नई कैपिटल बनी है आंध्र प्रदेश की। और जो पहले हैदराबाद थी वो आजकल कहाँ चली गई है? तेलंगाना में है। बड़ा देखो आपको ये बता दूं, जैसे ये नक्शा होता है यहाँ पर यूँ आंध्र प्रदेश था, तो अमरावती आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो अलग किया वो क्यों किया है? देखिए यूँ ऐसे बीच में कर दिया है, जो इधर जो कोस्ट मतलब जो समुद्र की तरफ जो हिस्सा है ये तो आंध्र प्रदेश है, और जो बीच में जो हिस्सा है ये क्या तेलंगाना है। तेलंगाना इसलिए अलग करवाया वहाँ के लोगों ने, वो बोलते थे कि ज़्यादातर जो विकास है वो इधर कोस्ट वाले हिस्से में, समुद्र की तरफ वाले हिस्से में ही हुआ है, हमारा पूरा हिस्सा बिना विकास का रह गया है, इसको अलग से राज्य बनाओ, इससे यहाँ पर अलग से विकास हो। इसलिए अब चक्कर है, पहले तो हैदराबाद जो था वो इसी में आता था पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हैदराबाद की कैपिटल था। अभी जब बांटा तो हैदराबाद तेलंगाना में शिफ्ट हो गया था बंटने की वजह से, तो वैसे हैदराबाद तो तेलंगाना की कैपिटल हो गई। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश किधर है और तेलंगाना किधर है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा बहुत मन था कि मैं आपको ज्योग्राफी भी क्लास करवाऊँ, लेकिन चक्कर है कि मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि एक तो टाइम नहीं है और प्लस रिस्पॉन्स नहीं है। दो चार बच्चों के लिए ज्योग्राफी क्लास तो नहीं होगी मुझ पर। अच्छा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को कौन अपॉइंट करता है? देखिए प्रेसिडेंट। बेटा ये याद रखना, कहीं ये मत सोचना कि ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं, और हाई कोर्ट के बाकी के जो जज हैं उनको भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। गवर्नर अपॉइंट नहीं करते, गवर्नर के पास इतनी पावर नहीं, गवर्नर बस सीएम को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और लेकिन सीएम को शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। चलो वो सब अलग चीज़ है, वो हमको बात कर चुके हैं। चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट के, चाहे अदर जज हो, उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, किसके कहने पे? देखिए पहली बात करें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन है, किसके कंसल्टेशन पे होगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसके कहने पे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के कहने पे। अच्छा जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना के मतलब है कॉलेजियम का कहना, कॉलेजियम जिसका नाम देगा और उस राज्य का जो गवर्नर है। असली में ये बात प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। देखिए ये कॉलेजियम जितनी सलाह देता है वो सब प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होती है, हमेशा याद रखना। अच्छा, बाकी जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसके कहने पे? वही सीजेआई कॉलेजियम के एडवाइस पे, एंड गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। देखिए खुद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए तो गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कॉलेजियम का सारा लिया गया है, लेकिन जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गया तो बाकी जज को अपॉइंट करने के लिए
वही सीजीआई और गवर्नर तो है ही है, मतलब कॉलेजियम गवर्नर तो है ही है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो अपॉइंट हो चुके हैं उनकी भी सलाह ली जाती है। उसमें 2 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं, खुद वो दूसरा आदमी जो अपॉइंट हुआ है। अच्छा, प्रेसिडेंट कैन डू द ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि हाई कोर्ट का जज का ट्रांसफर कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, विदाउट, लेकिन उनकी वाली कंसेंट की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट का जज की बिना मर्जी उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन क्या है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, किसी जुडिशियल ऑफिस को 10 साल के लिए होल्ड किया हो या कहीं हाई कोर्ट का जज रहा हो 10 साल के लिए, बस ये 2 क्वालिफिकेशन, इनमें से कोई एक, या तो किसी जुडिशियल ऑफिस पे 10 साल के लिए रहा हो, जुडिशियल ऑफिस बहुत सारी होती हैं, जुडिशियल ऑफिस 10 साल तक की हो, या हाई कोर्ट क्या रहो एडवोकेट। आपको याद हो कि हाई कोर्ट का अगर 10 साल तक कोई आदमी एडवोकेट हो जाएगा तो ये क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए भी है, पता होना चाहिए ना आपको। यही बात, ये एक बात ऐसी क्वालिफिकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के जज बनने के लिए काम आ सकती है। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, बनेगा नहीं कोई आदमी, मुझे पता है, बनना तो जो है वही बनेगा। अच्छा, बात करें सब, आप देखिए प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं, अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस को, लेकिन उनको ओथ कौन दिला रहे हैं, गवर्नर साहब, शपथ। जैसे वहाँ पे शपथ प्रेसिडेंट दिला रहे हैं ऊपर के लेवल पे, यहाँ पे शपथ ही, लेकिन अपॉइंट प्रेसिडेंट साहब ही कर रहे हैं। उनकी एज क्या थी रिटायरमेंट की, 65 साल, यहाँ पे 62 साल हाई कोर्ट के केस में। रिटायरमेंट का जज जो है, जैसे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज कहीं प्रैक्टिस नहीं कर सकता था ना किसी भी इंडिया कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो अपने कोर्ट को छोड़ के, कोर्ट या कोर्ट्स, कोर्ट्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदमी, वो सॉरी हाई कोर्ट का कोई आदमी जज रहा तो अपने कोर्ट के छोड़ के वो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है। अब हो सकता है कि वो एक से ज़्यादा हाई कोर्ट्स में जज रहा हो अपने टाइम पे, समझ रहे हो बात को, तो एक से ज़्यादा अगर हाई कोर्ट में जज रहा है तो उन हाई कोर्ट्स को छोड़ के 2-3 में रह चुका है तो उन 2-3 को छोड़ के बाकी सब में वो आदमी वकील का काम कर सकता है। अच्छा, वकील की तो कोई एज है ही नहीं, मरते दम तक आदमी वकील का वकालत का काम कर सकता है। आपको समझ रहना चाहिए इनकी सैलरी तो कहाँ से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब जो हाई कोर्ट के जज की सैलरी वो स्टेट के खजाने से ही आती है, राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन इनकी जो पेंशन है वो चीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। आपको याद हो जब मैंने बजट बताया था उसमें चार्ज अपॉन CFI जो बताया था उसमें ये भी बताया था कि हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन क्यों आती, कहाँ से आती है, यहीं से आती है, इंडिया के खजाने से। क्यों, जैसे हाई कोर्ट का जज किसी स्टेट के दबाव में ना रहे, भाई यहाँ से पेंशन भी लेनी है मुझे, ये वो समझ रहे बात को, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, तो उनकी पेंशन कौन देगा, इंडिया के खजाने से आएगी हाई कोर्ट के जज को। अपन रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। देखिए ये तो आप याद रखिए, जो आदमी जिसको अपॉइंट करेगा ना उससे नीचे वाला आदमी, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया गवर्नर को रिजाइन कर रहे हैं और या गवर्नर हटा सकता है, नहीं, प्रेसिडेंट ही हटाएंगे। अच्छा, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस तो बन चुकी हैं, ये याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई चीफ जस्टिस तो नहीं बना है, उसमें नॉर्मल जज बनी है एक, और जिनका नाम था फातिमा बीवी, जस्टिस फातिमा बीवी, उनका नाम मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक औरत बन चुकी जो पहली बार बनी थी, उनका नाम था लीला सेठ। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट जज ऑफ हाई कोर्ट नहीं, फर्स्ट जज तो उनका नाम था, उनका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, कुछ था उनका नाम था, सॉरी, मतलब मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उनका कुछ नाम था जो फर्स्ट जज बनी, लेकिन फर्स्ट चीफ जस्टिस का नाम याद रख सकते हैं आप, जो हाईकोर्ट की बनी थी वो थी लीला सेठ। अच्छा, टोटल हाईकोर्ट कितने जज हैं आज के टाइम पे, 1100 के आसपास है इंडिया में। अच्छा, बात करते हैं हाईकोर्ट के जज को क्या हटाया जा सकता है क्या। अच्छा, देखते हैं हटाने की प्रोसीजर बिल्कुल सेम सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह। सोचिए हाई कोर्ट का जज भी बराबर की वैल्यू रखता है, वही लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा में लाना है तो कम से कम 100 MP का साइन किया होना चाहिए, लाने के लिए ही बस, राज्यसभा के लिए कम से कम 50 MP स्पेशल मेजोरिटी, मतलब वही 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे स्पीकर साहब, कौन कौन होगा उसमें, एक एक्टिंग सुप्रीम कोर्ट का जज, एक एक्टिंग हाई कोर्ट का जज और एक एमिनेंट जूरिस्ट। वो चेक करेंगे क्या कि मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी हुई है या नहीं हुई है, समझ रहे हो क्या बात। अच्छा, बात करते हैं क्षेत्राधिकार की, जुडिशन। देखिए आप याद रख सकते हो एक चीज़ कि हाई कोर्ट, मतलब जो अपने जो इंडियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट वगैरह पढ़ा था उसमें आर्टिकल क्या चल रहे थे, 131 130 उस तरफ के आर्टिकल थे 100 वाई लाइन के, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल कौन से चलते हैं, 225 227, जैसे आपको आएगा उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आर्टिकल भी क्या था, आर्टिकल 129, ये यहाँ पे 225 इनको याद रखें। सबसे बड़ा बेस्ट तरीका क्या है, आपको याद होगा हाई कोर्ट के केस में जो रिट मैंने बताई थी, उसमें तो रेट बताई थी आर्टिकल 32, इसमें रेट बताया था आर्टिकल 226, इसे याद रख लो। इससे आपको आर्टिकल थोड़े से, मतलब देखिए आर्टिकल वैसे याद, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, इतना याद रख सकते हो कि 225 226 वाले ये हाई कोर्ट वाले केस में, इधर ये वाले आर्टिकल, उधर की तरफ काफ़ी 101 आर्टिकल पहले कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन मैं तो साथ में पढ़ा रहा हूँ ना आपको ये सब। अच्छा,
बात करते हैं क्या क्या जुरिडिक्शन है इनके केस में। तो अच्छा हाँ, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन, वो वही सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन मैंने बताई थी, उनमें एक और क्वालिफिकेशन थी एमिनेंट जूरिस्ट। लेकिन हाई कोर्ट के जज बनने के केस में मैंने आपको क्वालिफिकेशन बताई है, ऐसी नहीं है। बस ये 2 ही क्वालिफिकेशन हैं बेटा, इसको याद रखना। ये छोटे छोटे पॉइंट ही काम आते हैं। उसमें लिख देगा ऑप्शन में कि एक एमिनेंट जूरिस्ट हाई कोर्ट का वो भी बन सकता है, प्रेसिडेंट के अपॉइंट नहीं बन सकता। केवल वही 2 ही क्वालिफिकेशन है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। अच्छा, अब देखते हैं जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार क्या क्या है। ओरिजिनल, नॉर्मल वाला। नॉर्मल क्या होता है कि सरकार के लेवल पे कुछ किसी ने किसी सरकार पे केस कर दिया, ये सब मतलब। रिट जुरिडिक्शन क्या है आर्टिकल 226 से आप क्या जा सकते हो, रिट जा सकते हो। और हाँ, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन थोड़ा ज़्यादा है रिट के केस में। कैसे? ऐसे ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट तो केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट के अलावा भी कई चीज़ों के लिए, लीगल राइट वगैरह के लिए भी रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है रिट के केस में। अच्छा, लेकिन हाँ, एक चीज़ में कम है कि हाई कोर्ट केवल अपने स्टेट के एरिया में ही रिट जारी कर सकता है। अपने स्टेट का अगर मामला है, भाई जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट है, वो राजस्थान के मामले में रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया के कहीं भी किसी भी मामले के लिए रिट जारी कर सकता है। अच्छा, ये आपकी समझ आ गई। अच्छा अच्छा, तो जैसे हाँ, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन, इसका मतलब है, देखो वहाँ पे एडवाइजरी था। एडवाइजरी कौन सा? आर्टिकल 137, मतलब एडवाइजरी को रिवाइजरी, रिवाइजरी कौन सा था? आर्टिकल 137, खुद के डिसीजन को रिव्यू करना। और ये क्या था? एडवाइजरी आर्टिकल 143 जो कनाडा से लिया है। लेकिन यहाँ क्या है? सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी का मतलब समझिए, सुपरवाइज करना जो नीचे वाले जो अपने वो हैं भाई डिस्ट्रिक्ट के, जो मतलब एक राज्य में एक ही कोर्ट थोड़ी होता है, वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट में भी अलग तरह के कोर्ट हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग तरह के कोर्ट हैं। समझ लो बात को, बहुत सारे कोर्ट होते हैं, उन सबका सुपरविजन करना, उनके ऊपर एक तरह से देखता है उनमें काम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एपीलेट जुरिडिक्शन, अपील के थ्रू जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी बात, आपको सही फैसला नहीं मिला, अपील के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हो अगला। अच्छा, कंट्रोल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, वही सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन है, रूल्स रेगुलेशन सेट करना नीचे वाले कोर्ट के लिए। अच्छा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, याद रखिए जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वाला जो केस था सुप्रीम कोर्ट में कि उसका हर डिसीजन रिकॉर्ड होता है, उसको कहीं भी यूज किया जा सकता है, सेम एविडेंस ऑफ फैक्ट की तरह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाई कोर्ट के हर डिसीजन भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों का, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी। यही क्वेश्चन लास्ट सीपीएफ एग्जाम में पूछा था कि उसमें लिखा हुआ था शायद कि इसके कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की पावर हाई कोर्ट के पास नहीं, लेकिन है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं इसके पास भी जुडिशियल रिव्यू की पावर है। आपको आर्टिकल 13 याद होगा, जुडिशियल रिव्यू के मतलब कोई कानून अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है या कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो याद रखिए, एक हाई कोर्ट के पास भी पावर है किसी भी कानून को जुडिशियल रिव्यू करने की। समझ रहे हो बात को? मतलब स्टेट और यूनियन, चाहे केंद्र सरकार का कानून हो चाहे राज्य सरकार उस कानून को बनाए, दोनों को ही रिव्यू कर सकता है किसी भी राज्य का हाई कोर्ट। समझ रहे हो बात? केंद्र सरकार के कानून को एक किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है, ये वाली बात है। अच्छा, ये सब हो गया। अब बात करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। देखिए ये सब न्याय पंचायत वगैरह, इन पर ध्यान मत दीजिए, इनको बारे में अभी बताने वाला हूँ मैं। सब कुछ चिंता ना करिए, सब कुछ आपके लिए ही है। बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? निचले जो कोर्ट है, जिले के लेवल पर जो होते हैं। टोटल सबऑर्डिनेट कोर्ट कितने हैं? 672। भाई एक हाई कोर्ट, 25 सुप्रीम कोर्ट, 672, ठीक है। हाई कोर्ट के जज कितने थे? 31। इसमें कम से कम 1100 के आसपास जज हैं इनके, और 672 ये जो कोर्ट है इनके जजों की तो कोई संख्या ही नहीं है भाई। देखो इनको तो गिना ही नहीं जा सकता, बहुत सारे जज होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो। अच्छा, बात करें अगर कोई सिविल केस है तो उसको उस केस में फैसला सुनाने वाले जज को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। क्रिमिनल केस है, सेशन जज। सिविल और क्रिमिनल में अंतर क्या होता है? सिविल होती है कि दो पार्टियों के बीच में कोई पैसा लिया, पैसा नहीं दिया, जमीन का विवाद हो गया, खेत पे ये वो, इस तरह के सिविल केस होते हैं। क्रिमिनल किसी को मारना, दाड़ना, मार पीट, झगड़ा, लुच्चा लफंगा, ये सब किस में आता है? क्रिमिनल केस में, ठीक है। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं कि देखो सब आपको पता चल गया हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन थी, सुप्रीम कोर्ट क्या थी। यहाँ कौन बनता है? पहले तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, हर ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जज हैं वो एग्जाम के थ्रू बनते हैं डायरेक्ट। एग्जाम कौन करवाता है? स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने एग्जाम करवाती है, सिविल जज जिनको बोलते हैं, सिविल जज का एग्जाम। जैसे राजस्थान में एग्जाम होता है RJS, राजस्थान जुडिशरी सर्विस,
उसके थ्रू पहले तो वो बनते हैं, लेकिन अब बनने के बाद थोड़ी अपॉइंट तो हर आदमी होता है। आप CAPF में असिस्टेंट कमांड बन जाएंगे तो भले ही एग्जाम के थ्रू बने, लेकिन आपको अपॉइंट तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति खुद आएंगे, लेटर आ जाएगा उनका सील लगा हुआ, ठीक है, वो हो गया आपका अपॉइंटमेंट। तो यहाँ भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं। किसकी एडवाइस पे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो लोग पास हुए एग्जाम में उनका अपॉइंटमेंट किसके? गवर्नर ही करेंगे। यहाँ पे तो गवर्नर कर सकते हैं ना भाई, राज्य के गवर्नर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं देख सकते क्या? देख सकते हैं उनको। गवर्नर करेंगे किसके कहने पे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, ये आप नोट करके रख सकते हो। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, बड़ी बड़ी सिटी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, वहाँ पे जो सिविल जज हैं उनको क्या बोलते हैं? चीफ जज। सिविल जज मतलब सिविल मामलों में देखने वाले जजों को क्या बोलते हैं? चीफ जज। और क्रिमिनल जज जो उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अलग अलग होते हैं दोनों के दोनों। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होता है और सेशन कोर्ट अलग होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल मामलों को देखता है, सेशन कोर्ट क्रिमिनल मामलों को देखता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं नॉर्मल सिटी में, लेकिन यहाँ पे जो सिविल जज मतलब होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, उनको क्या बोलते हैं? चीफ जज, बड़ी सिटी में। और जो क्रिमिनल जज जो होते हैं मतलब जिनको सेशन जज बोलते हैं नॉर्मल सिटी में, उन्हीं को बड़ी सिटी में क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अच्छा, अब देखिए सिविल, अब देखिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट्स हो सकते हैं, क्रिमिनल कोर्ट कई तरह के होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट ही है। क्रिमिनल कोर्ट जैसे कौन? सेशन कोर्ट होता है। अच्छा, बात करें लोअर कोर्ट की, बात करते हैं। सबसे छोटा कोर्ट क्या हो सकता है सिविल के मामले में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में? तो उस कोर्ट को बोलेंगे, सबसे छोटे लेवल के जो केस देखता है उनको बोलेंगे मुंसिफ कोर्ट। सबसे छोटे लेवल पर, ठीक है। मुंसिफ से एक मुझे शायरी याद आई है, अभी मैं बताता हूँ, देखो, ठीक है। ये और क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल मतलब जो कैटेगरी है उसमें सबसे छोटा कोर्ट क्या हो सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनको बोलते हैं। अच्छा, एक शायरी है, मेरा मुंसिफ ही मेरा मेरा कातिल है, सॉरी मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? समझ रहे हो बात को? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? कितनी अच्छी शायरी ने, कि भाई जिस जिस आदमी ने मेरा कत्ल किया है वही मेरा फैसला वो देख रहा है केस, ऐसे करके शायरी है। चलो चलिए, फिर देखिए इसमें लिखा हुआ एनी लॉ मेड बाई जुडिशरी इज नोन एज केस लॉ। ये मैंने पहले बताया, कॉमन लॉ या केस लॉ। अब बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों की। हाँ, आपने सुना होगा कभी नालसा का नाम सुना है? जब हमने DPSP पढ़ाया था तो उसमें आर्टिकल 39A बताया था मैंने। 38 और 39 के बाद आया था 39A। आर्टिकल मतलब ए है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाया गया होगा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लाया गया था। इसमें फ्री लीगल एड देने की बात की थी कि हर आदमी को फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए। मतलब जो गरीब लोग हैं जो अपना वकील नहीं कर सकते उनको लीगल एड दी जाएगी। तो इसके लिए इसी वजह से एक एक्ट लाया गया था, इसका नाम था नालसा एक्ट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में। इस किसके लिए? फ्री लीगल एड देने के लिए। इसमें बहुत सारे वकीलों को हायर किया गया, बहुत सारे वकील भर्ती किए गए। किसी भी आदमी के पास अगर खुद का वकील नहीं है तो वो नालसा उनको क्या करता है? प्रोवाइड करता है वकील। नालसा को इफेक्ट देने के लिए, वो नालसा तो उस लेवल पे है, राष्ट्र के लेवल, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी बनाई गई, ठीक है। तो लोग को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी बनाई गई, छोटे लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये भी बनाई गई। मतलब हर लेवल पर आदमी को वकील मिल सकता है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, इन सब का काम क्या होता है? केवल वकील देना ही नहीं, किसी को फ्री लीगल एड का मतलब है कानून की जानकारी देना भी लोगों को। तो ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं किसका? लोक अदालत का। लोक अदालत में छोटे लेवल पर अदालत जो छोटे मोटे कोर्ट को वहीं देख लेती हैं। लीगल अवेयरनेस कैंप चलाना गांव के एरिया में, वहाँ जाके बता के आना कि देखिए बाल विवाह ऐसे होता है, आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो, कितने से कम एज का बाल विवाह है, क्या असली में। कुल मिला के लोगों को कानून की जानकारी देना। किन काम है? लीगल सर्विस अथॉरिटी का। राष्ट्र के लेवल पर है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको फोर्स में लाने के लिए स्टेट में बनाई गई स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तालुक या डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाएगी। अच्छा, ये हो गया इनका काम। अच्छा, वो हो गया अलग ख़त्म, नालसा वाला किस्सा ख़त्म। नालसा क्या था? 39A में था, हमने पढ़ लिया। अब आपको एक अलग चीज़ बताता हूँ, क्या बोलते हैं? PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। कभी इसका नाम सुना होगा ना? एग्री पार्टी के द्वारा नहीं जानी जाती। इसका केस है। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब ही ये है कि आप अगर कोई एडवोकेट हो, आप सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट लगा सकते हो, कोई केस कर सकते हो, कोई पेटिशन डाल सकते हो। किसके लिए? ऐसा नहीं कि आप खुद परेशान हो, कुल मिला के जो कोई चीज़ दूसरे आदमी के लिए, भले आपका उससे कोई कनेक्शन है या नहीं है, सॉरी कनेक्शन होना नहीं चाहिए, तभी उसको PIL माना जाएगा ना। पब्लिक इंटरेस्ट मतलब आपका खुद का कनेक्शन नहीं है, तो नॉट बाय एग्री पार्टी।
जिस भी आदमी ने वो पेटिशन डाली है वो खुद का हित नहीं है उसमें, उसका खुद का, वो जनहित के लिए, किसी दूसरे के लिए है। जैसे किसी एक एग्जाम को पोस्टपोन कराना होता है, कोई दूसरा वकील डाल देता है कोई भी चीज़ के लिए। जैसे अभी मोदी जी के ऊपर किसी ने डाल दी, जैसे कि मोदी जी हर जगह उसका आर्मी का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं उसके ऊपर, तो ऐसा ऐसा करके जनहित याचिका डाली जाती है अलग अलग लोगों के द्वारा। अच्छा, जनहित याचिका की शुरुआत कहाँ से हुई? तो एक वकील थे जिनका नाम था, मतलब वकील थी जिनका नाम था कपिला हिंगोरानी। इनको बोलते हैं मदर ऑफ पीआईएल, पीआईएल का शुरुआत करने की। कि किसी जेल में क्या है, बहुत लोग बंद थे, उनका केस चल रहा था बहुत दिनों से। अब चक्कर है उनका केस चल रहा है बहुत दिन से, तो उसने ऐसे याचिका डाली थी इन्होंने। इनका खुद का कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, इन्होंने देखा कि यार वो 1.5 साल से जेल के अंदर है। इन्होंने कहा फिर कोर्ट में जाके कि भाई साहब एक बात बताइए, आप एक बात बताइए कि ये लोग जो जेल में हैं इनका केस 1.5 साल से चल रहा है, अभी तो इनको सज़ा मिलेगी। फिर कोर्ट बोलेगा कि इनको 2 साल 10 साल की सज़ा मिली है, 5 साल की, तो 1.5 साल जो उन्होंने काटा ये तो फालतू में काटा। इनको बेल क्यों नहीं दे रहे हो आप? इनको बेल दो, तब तक तो फ्री घूमे, जब तक सज़ा नहीं मिल रही है, तब तक फैसला नहीं आ रहा है या सज़ा मिल रही है या नहीं मिल रही है। तब जाके उस वक्त उस केस के जज कौन थे? जस्टिस PN भगवती। इन्होंने बोला था, मतलब कई लोगों ने सवाल उठाया कि भाई तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्यों केस कर रहे हो, तुम्हारा तुमसे कोई मतलब लेना देना नहीं। तब PN भगवती ने बोला था इसी को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऐसे कोई आदमी डाल सकता है। अच्छा, स्टेम फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। स्टेम का मतलब है जड़। इनकी जड़ कहाँ, मतलब इसको पावर कहाँ से मिलती है PIL को? जुडिशियल रिव्यू से। भाई कोई किसी कानून की वजह से किसी के फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई आदमी परेशान तो नहीं है अपने भारत में, उसके लिए दूसरा आदमी PIL डाल सकता है। मेरे ख्याल से आप समझ गए। अच्छा, फिर देखिए ये PIL का किस्सा आपको समझ आ गया। फिर होता है कुछ न्याय पंचायत। न्याय पंचायत देख लेते हैं। विलेज लेवल पर ऑर्गेनाइज की जाती है न्याय पंचायत। और मैंने आपको बताया लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं नालसा एक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस अथॉरिटी है। लोक अदालत का कंसेप्ट किसने दिया था कि जिला लेवल पे एक अदालत बनाई जा सकती है? ये भी जस्टिस PN भगवती ने दिया। देखिए जस्टिस PN भगवती ने बहुत सारे काम किए, इनको बहुत ही इज्जत से देखा जाता है जुडिशरी के फील्ड में। PIL का कंसेप्ट दिया था जज थे ये, और लोक अदालत वाला कंसेप्ट इन्होंने दिया था कि लोक अदालत बनाई जाए। लोक अदालत होती है एक, इसकी डिग्री पूरी होती है सिविल कोर्ट के बराबर, इसका फैसला मान्य होता है सिविल कोर्ट के अलावा। अच्छा, एक एक चीज़ जो है, लोक अदालत का जो फैसला है वो फाइनल होता है। ये इसलिए बनाई गई है कि छोटे छोटे केसों को जल्दी निपटा दिया जाए, जो लोग बहुत दिनों से परेशान हैं। तो भाई फैसला फाइनल है, मतलब कोई अपील, मतलब कोई आदमी अपील नहीं कर सकता कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं हाई कोर्ट जा रहा हूँ, या भले ही इसकी डिग्री सिविल कोर्ट के बराबर है, लेकिन इसका फैसला क्या है, बाइंडिंग है ऑल पार्टीज़ पर और फाइनल है। तो फिर कोई आदमी क्यों लड़ना चाहेगा? तो इसीलिए ये जो कोर्ट ऐसी थोड़ी है कि किसी का भी केस लड़ देता है। दोनों पार्टी जिनका केस है पहले उनसे सहमति ली जाती है, क्या अपना फैसला यहीं चाहते हो या कोर्ट के चक्कर लगाना चाहते हो 10 साल तक। अगर दोनों पार्टी बोल देंगे ठीक है हम तो यहीं पे अपना फैसला चाहते हैं, तब जाके लोक अदालत उनका केस लड़ेगी। और यहाँ पे भी नेचुरल जस्टिस की बात, नेचुरल जस्टिस का मतलब है ऐसे लोगों से केस लड़वाया जाता है जिनका वहाँ पे उनसे कोई कॉन्टैक्ट ना हो। अरे अब ये सब छोड़िए, अब इसको समझाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। छोड़िए छोड़िए, नेचुरल जस्टिस की बात भूल जाइए। लोक अदालत का कंसेप्ट समझ आया आपके? अच्छा, लोक अदालत हो गई। देखिए हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट देखे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे जिला के कोर्ट देखे, फिर अपनी बहुत सारी चीज़ देखी, जैसे क्या क्या होती है। नालसा देखा, नालसा के तहत लोक अदालत बनाई गई। PIL का कंसेप्ट देख लिया, न्याय पंचायत देख ली गाँव के लेवल पे, लोक अदालत देख ली। एक चीज़ देख ली कि लोक अदालत का जो वो है, मतलब लोक अदालत का जो क्या बोलते हैं डिग्री है, वो भले ही सिविल कोर्ट की, लेकिन उनका फैसला फाइनल है। कब लड़ते हैं? जब दोनों पार्टियों की सहमति हो, तभी उस केस को कोई लोक अदालत फैसला सुना सकती है उस केस पर। अच्छा, अब बात करते हैं, कभी आपने ट्राइब्यूनल्स का नाम सुना होगा, ट्राइब्यूनल क्या होते हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। अच्छा, देखिए बेटा, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसी को नोट करना है कि इधर उधर आप देख रहे हो। जैसे ये मैं अभी आपको ट्राइब्यूनल बता रहा हूँ, तो मैं आपको बस इतना पढ़ाने वाला हूँ इस बॉक्स में, इसके परे जो लिखा हुआ वो सब नहीं लिखना आपको, वो सब अगले लेक्चर का काम है। अच्छा, ट्राइब्यूनल के बारे में देखते हैं। ट्राइब्यूनल क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब आधा जुडिशियल काम भी करती है ये। क्वासी जुडिशियल मतलब कैसे, किस काम के लिए जुड़ा, मतलब ट्राइब्यूनल किस लिए बनाए जाते हैं? देखिए क्रिमिनल केस में सजा के लिए नहीं होते, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए होती है, सरकारी लोगों के। कि सरकारी नौकरी किसी का केस चल रहा है, किसी कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई एक्शन हो गया है, वो केस लड़ना चाह रहा है, इन सब चीज़ों के लिए क्या बनाए जाते हैं? ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं। किस किस आर्टिकल के तहत ऐड किए थे? आर्टिकल वही 42 अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जिसको। इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इन्होंने ट्राइब्यूनल बनाने की मांग की थी इस आर्टिकल में। अच्छा, 39A के तहत फ्री लीगल एड की बात भी इन्होंने की थी। अच्छा, तो इसके लिए उन्होंने 2 आर्टिकल ऐड किए, आर्टिकल 323A और 323B, अलग अलग आर्टिकल हैं।
तीसरी सीरीज में तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में बताया कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए जो ट्राइब्यूनल बनाए जाते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बोलते हैं। लेकिन जो अदर बाकी के जो मैटर हैं उनके लिए कौन से अदर मैटर ट्राइब्यूनल होते हैं। समझ रहे हो क्या बात? अच्छा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को सॉल्व करने के लिए क्या बनाए थे? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये दोनों ही देख सकते हैं स्टेट और सेंटर के लेवल का। ठीक है, तो अब देखिए इसके बारे में चलिए, CAT के बारे में क्या है, ये तीर CAT के नीचे लगाया हुआ है मैंने। बट पर्सन कैन अपील इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। देखिए सेंटर के लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, पहले ये बोलते थे कि अगर इसके फैसले से कोई आदमी माने नहीं, देखो लोक अदालत में तो ये है, लोक अदालत जो मैंने पढ़ाई थी उसका फैसला तो फाइनल है, वहाँ तो आदमी अपील नहीं कर सकता, जो फैसला सुना दिया वही रहेगा। लेकिन इन केस में ट्राइब्यूनल का जो फैसला उस पर आदमी अपील कर सकता है बड़े वाले कोर्ट में। तो स्टेट के जो ये है इस केस में तो हाई कोर्ट में ही अपील कर ही सकता है आदमी, जॉइंट वाले में करता है। लेकिन पहले जो CAT जो था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जो सेंटर के लेवल वाला था, उसके केस में ऐसा बोलते थे कि कोई आदमी इसके फैसले के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकता है, हाई कोर्ट इसके फैसले को नहीं बदल सकता। अच्छा, लेकिन अभी बोल दिया कि पर्सन हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट दोनों में अपील कर सकता है, इन तीनों ही केस में। फिर मतलब ही क्या रहा, क्योंकि लोग तो मानते तो हैं नहीं हाल ही। अच्छा, बहुत तरह के ट्राइब्यूनल होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे एक ट्राइब्यूनल के बारे में जिसके बारे में लिख के लाया हूँ, उसका नाम है आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल। सीधी बात है, ये आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल का मतलब क्या है? ये उन लोगों के लिए जो आर्म फोर्स में एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अंदर है, उन लोगों का अगर कोई टैक्स या सैलरी या कुछ भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, उन सब के लिए है ये। तो जो कोर्ट मार्शल होता है, जो मिलिट्री कोर्ट होता है, उसके फैसले के खिलाफ भी ये फैसला सुना सकता है। पहली बात तो ये काफ़ी पावरफुल है आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल। अच्छा, और एक और बात इससे पहले आप जान लो कि पार्लियामेंट पैरामिलिट्री जो फोर्स है, जो हमारी CAPF है, वो इनके जुरिडिक्शन में नहीं आती, इनके ऊपर फैसला नहीं सुना सकता। किसके लिए? केवल ये आर्म फोर्स के लिए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। अब देखो मैं ये सब चीज़ क्यों लिख के लाया हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है CAPF एग्जाम में, तो इसका मतलब क्या हम सारे ट्राइब्यूनल पढ़ लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आम उन्हीं चीज़ों की जो आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड है। क्यों? अब देखिए CAPF में क्वेश्चन पूछा तो इसी ट्राइब्यूनल क्यों पूछा? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये CAPF का एग्जाम है, तो बच्चों को ज़्यादा नॉलेज किसकी हो सकती है? आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल की, इसलिए बस इसको पढ़ेंगे हम। अच्छा, जैसे मैंने आपको कैबिनेट कमेटी बताई थी, तो मैंने उसमें आपको कैबिनेट कमेटी बहुत सारे के नाम बताए थे, लेकिन एक कमेटी जो थी उसको डिटेल में डिस्कस कर दिया था कि अगर 0 से 500 करोड़ तक का खर्चा है तो वो डिफेंस मिनिस्टर के कहने भी किया जा सकता है, 500 से 1000 करोड़ का खर्चा है वो होम मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उनके कहने पर कर सकते हैं, लेकिन वो 1000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा है तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसी कहने पे खर्चा हो सकता है। ठीक है, तो ये सब मैंने बताया, वो इसलिए बताया क्योंकि भाई वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो पक्का अपने पेपर में पूछा जा सकता है। ये आपने देख लिया, मतलब आर्म फोर्स जो ट्राइब्यूनल है वो पैरामिलिट्री उनकी जुरिडिक्शन में नहीं आती। पहले इसको देखते हैं, फिर आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के बारे में बात करेंगे कि पैरामिलिट्री जुरिडिक्शन में आती नहीं है, ये कोर्ट मार्शल के डिसीजन को टेक ओवर कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर ही फैसला सुना सकते हैं। अच्छा, लेकिन हाँ, इसके बाद आदमी केवल अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल का एक चीज़ बहुत जोरदार है कि इसके बाद हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो थे, अच्छा कोई पूछे आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल किस आर्टिकल के तहत आएगा, तो देखिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है वो तो आते हैं 323A में, तो एडमिनिस्ट्रेटिव तो यही तीन होते हैं, और लेकिन जो बाकी के सारे हैं वो किस में आते हैं? 323B में। तो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल किसके आर्टिकल में आएगा? 323B में। ये सब कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, इनका आंसर आप धीरे धीरे करना सीखोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, बात करें कि सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है आदमी सीधे, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्राइब्यूनल है उन केस में ही हाई कोर्ट में आदमी अपील कर सकता है, लोक अदालत केस में तो कहीं अपील नहीं कर सकता। अच्छा, अब देखते हैं आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के बारे में, इनमें होता कौन कौन है। बाकी कुछ नहीं लिखना बेटा, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल लिखना है ना बस। आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल, इनमें सब मेंबर होते हैं काफ़ी लोग, जैसे इनका चेयरपर्सन कौन होता है? आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में काफ़ी लोगों की बॉडी होती है, केवल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही इसका चेयरपर्सन बन सकता है। जितने भी मेंबर हैं, चेयरमैन कौन होगा? या तो रिटायर्ड कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का क्या हो? चीफ जस्टिस हो। ठीक है जी। अब आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल के जुडिशियल मेंबर, बाकी मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जो हाई कोर्ट के जज हैं वो जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं। और भी मेंबर होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर कौन हो सकते हैं इनके? एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर में रिटायर्ड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, जो पहले किसी फोर्स में काम कर चुके हैं वो, लेकिन हर कोई नहीं, वही जो मेजर जनरल की रैंक तक पहुंचा है और वहाँ मेजर जनरल की रैंक पे कम से कम 3 साल तक रहा है मेजर जनरल। या जैग एंट्री होती है एक वकीलों के लिए, वकील भी आर्म फोर्स में जा सकते हैं। तो या कोई आदमी अगर जैग एंट्री के थ्रू गया है और 1 साल तक जैग के थ्रू आर्म फोर्स में रहा है, बस 1 साल,
जैग में तो बस 1 साल, भले ही कैप्टन की रैंक तक भी ना पहुंचा हो, 1 साल। लेकिन रिटायर्ड कोई नॉर्मल मेंबर है वो मेजर जनरल की रैंक तक का होना चाहिए और 3 साल कम से कम उस पर होना चाहिए, उसी को बनाया जा सकता है। ठीक है। सारे प्रोसीजर किसकी तरह हैं इसके? हाई कोर्ट। इसमें एक कैच है, मैंने जहाँ पे बोल दिया सारे प्रोसीजर हाई कोर्ट की तरह है, मतलब हाई कोर्ट मतलब अब इसका मतलब है कि हाई कोर्ट जो जो काम कर सकता है सारे काम ये कर सकता है। कोर्ट मार्शल के फैसले के ऊपर एक्शन ले सकता है, मतलब सब कुछ, समझ रहे बात को। रिट जारी कर सकता है हाई कोर्ट, तो ये भी कर सकता है रिट जारी। चेयरपर्सन कौन है सब बता दिया आपको। ये था। अभी एक ट्राइब्यूनल रह गया है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बारे में अपन जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ रहे होंगे तब हम पढ़ने वाले हैं। अगले लेक्चर वो अपना सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर होने वाला है, इसके बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कोई बच्चा पहुँच चुका है तो आपको कमेंट करना है ग्रेप्स, GRAPES, अंगूर, जिससे मुझे पता चलेगा कि एंड तक कौन बच्चा पहुँच चुका है। और देखिए मेहनत करते रहिए, लेक्चर को बार बार रिवाइज करिए। देखिए ऐसा नहीं आप बार बार लेक्चर को देखेंगे ना, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अपनी कॉपी को रिवाइज करने की जरूरत है। अपने लेक्चर को ज़्यादा बड़े तो होते नहीं है, जैसे अभी तक भी लेक्चर पूरा 1 घंटे का हुआ है। अगर 1 घंटे में पूरी जुडिशरी आपको करा दी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो यकीन मानिए ये बहुत कम ही है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। आप कहीं भी जुडिशरी देखेंगे 1.5 घंटे में तो पहले आपको सुप्रीम कोर्ट बताएंगे, फिर 1.5 घंटे में वो बताएंगे, और ये ट्राइब्यूनल्स वगैरह इतना तो डेप्थ में जाएंगे भी नहीं। ठीक है, पूरे आपके 4-5 घंटे खा जाएंगे गारंटी से। हम केवल काम की चीज़ एकदम डिटेल सटीक बात करते हैं और वही कराने की कोशिश करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेंटर स्टेट रिलेशन के, तब तक के लिए जय हिंद।